हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मुग़ल एम्पायर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भू राजस्व प्रणाली, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, अगर हम प्रेजेंट डे में देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन का 50% अगर देखें तो वो अभी कृषि पर आधारित है। ठीक है, वो अभी भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं और अराउंड 17% जो इंडिया का जो जीडीपी है उसमें अराउंड 17% एग्रीकल्चर का योगदान है। तो अभी अगर हम देखें इतना योगदान एग्रीकल्चर का अभी है, तो उस टाइम पे 16वीं 17वीं शताब्दी में कितना होगा। देखिए, उस टाइम पे जो पूरी जो इकोनॉमी थी, इन भारतीय अर्थव्यवस्था जो थी वो मूलतः कृषि आधारित थी और आर्थिक गतिविधियों का एक सबसे बड़ा भाग जो था वो खेती पर निर्भर था और समाज के अधिकतर वर्ग जो थे वो इसी कार्य पर लगे हुए थे। ठीक है, अब देखिए, हम अगर पढ़ें सबसे शुरू में करें तो कृषि कितने टाइप की थी, उसके अलग अलग श्रेणियाँ क्या थी कृषि की। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, कई बार पूछा गया है, जो कि हमारे भू राजस्व प्रणाली से ही मिलते हैं, आंसर मिलेंगे उसके। सबसे पहला है उत्पादकता के आधार पर भूमि के प्रकार, यानी कि इसको भूमि को, लैंड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, टाइप्स में। एक था पोलज, परौती, चाचर, बंजर। पोलज क्या था, जिसमें प्रतिवर्ष खेती की जाती थी। परौती, जिसमें कि 1 साल छोड़कर खेती की जाती थी। और चाचर, 2-3 साल के गैप के अंतर पे उसमें खेती की जाती थी। बंजर, 5 या उससे अधिक साल उसको खाली छोड़ा जाता था, उसके बाद उसमें खेती की जाती थी। ठीक है, अब देखते हैं कृषक वर्ग की श्रेणियाँ। अब यहाँ पर 3 टाइप्स के यहाँ पे श्रेणियाँ हमें दिखाई देते हैं। पहला है खुद कास्ट। खुद कास्ट जो थे, ये स्वयं की, इनकी जो ज़मीन थी वो स्वयं की थी। ठीक है, और ये जो अगर हम देते हैं टैक्स जो देते थे, ये बहुत कम टैक्स देते थे। ठीक है, दूसरे हैं पाही कास्ट। इनकी भी अपनी ज़मीन होती थी और इनकी ज़मीन गांव के बाहर भी हो सकती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही गांव में इनकी ज़मीन हो, ये बाहर के गांव में भी इनकी ज़मीन हो सकती थी। और तीसरे हैं मुजारियन। मुजारियन जो थे, इस प्रकार के किसानों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी और ये दूसरों की ज़मीनों पर, यानी खुद कास्ट या पाही कास्ट की ज़मीनों पर खेती करते थे। ठीक है, और ये जो मुजारियन थे, ये गांव के बाहर भी जाकर खेती करने का काम करते थे। अब भूमि कर का जो आधार था, बंटवारे का जो आधार था, वो क्या था, किस टाइप के लैंड पे कितनी, ऐसा कौन सी ज़मीन पे कौन सा टैक्स होगा या कौन सी ज़मीन आय के रूप में दी जाएगी, इसके बेस पर भी इसको अलग अलग डिवाइड किया गया था। सबसे पहले आता है खालिसा भूमि, जो कि पूरे साम्राज्य में जितनी ज़मीन थी एग्रीकल्चरल लैंड, उसका 20% ये खालिसा भूमि थी। ठीक है, जिसके कर की राशि, जो टैक्स होता था, वो डायरेक्ट शाही खजाने में जाता था। ठीक है, दूसरी आती है जागीर भूमि, जो कि तनख्वाह के रूप में दी जाती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी व्यक्ति को साम्राज्य में नौकरी मिली है तो उसमें उसको वेतन की जगह पर लैंड दिया जाता था, ताकि आप उसे आपकी तनख्वाह के रूप में वो आप एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, फिर पैबाकी। पैबाकी बहुत कम एक्सप्लेनेशन है इसका, लेकिन ये भी जो केंद्र सरकार थी, यानी कि साम्राज्य के अंतर्गत ही आती थी। ये ना तो किसी को सैलरी के रूप में दिया जाता था, ना ही दान था। ये इस पर कंट्रोल किसका था, सम्राट का था। ठीक है, फिर आता है अनुदान भूमि, यानी जो मदद माश, मिल्क या सयुगल टाइप के जो लैंड थे, वो धार्मिक अनुदान में जो दिए गए थे, ये अनुदान भूमि थी। इस पर कोई टैक्स नहीं होता था और ये कई बार वंशानुगत भी हो जाते थे। ठीक है, ऐसा नहीं था, जागीर भूमि वंशानुगत हो सकता था, लेकिन परमानेंटली किसी का नहीं है। हाँ, अगर पोस्ट चेंज होते हैं तो वो जागीर भी चेंज हो जाते थे। ठीक है, पर अनुदान जो मदद माश, मिल्क या सयुगल, ये तीनों जो हैं ये अनुदान भूमि थी। ठीक है, अब कर के प्रकार। पहला है गल्ला बख्शी, जिसमें उपज का कुछ हिस्सा राज्य द्वारा कर के रूप में लिया जाता था। यह सिंध तथा काबुल व कश्मीर के कुछ हिस्सों में लागू था।
फिर आता है नस्क, जो कि पहले से निर्धारित कर को लागू किया जाता था, ठीक है। यह किसी मतलब मुख्यतः किसी समूह पर लगाया जाता था। फिर आते हैं ज़ब्ती, जो सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको आईने दहसाला भी कहा जाता है। यह कब लगाया गया? टोडरमल के द्वारा 1582 में 1582 में ज़ब्ती या आईने दहसाला पद्धति को अपनाया गया था, और ये अकबर के शासन के 24वें वर्ष में इसको लागू किया गया था। यह मुल्तान से बिहार यानी कि पश्चिम से पूर्व अगर देखें तो हम पूरा कवर किया हुआ था। राजपूताना, मालवा, गुजरात में लागू था, ठीक है। फिर आता है आईने ज़ब्ती या आईने दहसाला के लाभ, ठीक है। इसमें क्या था? भूमि को नापने के बाद कर का निर्धारण किया जाता था, और कर के निर्धारण का आधार क्या था कि पिछले 10 सालों का अगर हम देखें, जो उत्पादन हुआ है, उपज हुआ है, उसका बेस था, ठीक है। और उस जितना उत्पादन हुआ है उसका औसत निकाल कर उसके बाद टैक्स लगाया जाता था। वो कितना लगाया जाता था? 1/3, 1/3, ठीक है। और इसका लाभ क्या था? ऐसा नहीं है कि भाई किसी किसान के अगर ज़मीन बढ़ोतरी हो रही है तो उसमें वो पिछले वाला ही टैक्स रहेगा, ऐसा नहीं है। वो हमेशा इसमें भूमि की जो नाप है वो कभी भी की जा सकती थी, ठीक है। यहाँ पे कर के अन्य स्रोत क्या क्या और सोर्सेज थे कर के, ठीक है। पहला ज़कात, जो सबसे लिया जाता था, इंक्लूडिंग मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम से भी लिया जाता था। यानी कि अगर कोई संपत्ति है या कुछ भी है, उसके संरक्षण के कर पे उस पर टैक्स लिया जाता था, जो कि कितना था? 2.5%। फिर जजिया, जो कि गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, ठीक है। फिर खम्स, ये खम्स जो है ये टैक्स एक टाइप से कहेंगे, लेकिन ये टैक्स ऐसा था कि जो कहीं पर हमने विजय प्राप्त की है उसके बाद जो हमें सामान मिला है वो सीधे कहाँ जाता था? शाही खजाने में, ठीक है। तो ये कर के टाइप में नहीं था, लेकिन हाँ ये सीधे डायरेक्ट कहाँ जाता था? शाही खजाने में, और उसके बाद वो सैलरी के रूप में या कहीं सार्वजनिक कार्य हो रहा है उसके रूप में उसको खर्च किया जाता था। यानी लूटपाट के सामान जो आते थे उसको क्या कहा जाता था? खम्स। अब देखो, शाहजहाँ के समय में मुर्शीद कुली खान ने आईने दहसाला दक्षिण भारत में लागू किया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया था कि शाहजहाँ के टाइम में आईने दहसाला दक्षिण भारत में किसने लागू किया? तो मुर्शीद कुली खान ने। अब आईने अकबरी अगर हम देखें, उसमें रबी की कितनी फसल बताई गई हैं? 17, और खरीफ की 26। भूमि मापन के प्रकार भी यहाँ पर अलग अलग थे। पहला है गज़े सिकंदरी, इसको गज़े सिकंदरी भी कह सकते हैं, और कई बुक में स्कंदरी स्कंदरी गज़ भी कहा गया है, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना, दोनों सेम ही है। और दूसरा है गज़े इलाही, ठीक। शाहजहाँ के टाइम पीरियड में बीघा इलाही, मुगल काल के अंत तक ये रहा बीघा इलाही, ठीक है। और उसके बाद दीराए शाहजहानी। अब यहाँ पे शाहजहाँ कितना टैक्स लेता था? 50% ये टैक्स लेता था, ठीक है। अब लगान इकट्ठा करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? पहला मुकद्दम, और इनकी जो आय होती थी वो कैसे होती थी? जितना भी इन्होंने टैक्स वसूल किया है उसका जो मुकद्दम थे उनका 2.5% इनको आय के रूप में मिलता था, ठीक है। पटवारी का, जो दूसरे पटवारी थे उनको राजस्व का 1% आय के रूप में मिलता था, ठीक है। और परगनों में अगर हम देखें तो 3 अधिकारी थे, अमीर, कानूनगो और अमीन, ठीक है। अब यहाँ पे कृषि के लिए इन्होंने, शाहजहाँ ने 2 नहर का भी निर्माण कराया। पहला नहर फैज़, दूसरा शाही नहरा, ठीक है। एक यहाँ पे औरंगज़ेब का भी एक यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है कि उसने अपने शासनकाल में नस्क पद्धति को अपनाई थी, ठीक है। यानी कि जिसके आकलन का अधिकार, ठीक है, किसान या जोत या फिर उसके मापन नहीं था, ठीक है। इसका जो आकलन का आधार था वो ग्राम, टप्पा या परगना था, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।